Welcome, curious minds. Myself, Professor Kun Joshi, and this is our channel Kun Joshi Biology. We are going forward with the chapter Human Health and Disease. This is the part 5 of the same. For the earlier 4 parts, check the link given below. Let's go. Welcome back. The next topic which we will cover today is AIDS. Okay. AIDS क्या होता है? AIDS is basically an abbreviation for acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. हर एक वर्ड का मतलब समझते. Acquired मतलब जो हम में आया है. ओके हमारे अंदर वो आया है, वो बाय बर्थ नहीं है, वो हमारे अंदर आया है बाय XYZ रीजंस. एड्स कॉन्जेनाइटल नहीं होता है. आई रिपीट, एड्स कॉन्जेनाइटल नहीं होता. एड्स एक सिंड्रोम है. हाँ, HIV कॉन्जेनाइटल हो सकता है. HIV और एड्स में डिफरेंस क्या है? HIV इज एन इन्फेक्शन, एड्स इज अ कंडीशन. दोनों में डिफरेंस है. एक होता है डिजीज और एक होता है कंडीशन. HIV जो है वो इन्फेक्शन होता है. HIV फ्रॉम मदर टू चाइल्ड आ सकता है. एड्स इज बेसिकली जब हमारे बॉडी में एक्सट्रीम कमी हो जाता है WBCs का, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये एड्स सेट इन हुआ है या एड्स ये कंडीशन आया है. ओके, तो एड्स कॉन्जेनाइटल नहीं है, HIV कॉन्जेनाइटल है. एड्स इज अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. हमारे बॉडी ने अक्वायर किया है इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी, कमी, और ये एक सिंड्रोम है. सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. जब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ शो होते हैं तब हम उसको बोलते हैं सिंड्रोम. आई रिपीट, जब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ शो होते हैं तब हम उसको बोलते हैं सिंड्रोम. सिंड्रोम को आप समझ सकते हो, इट इज अ हैम्पर ऑफ सिम्टम्स. वो एड्स बेसिकली एक हैम्पर, एक पैकेज है डिजीज का. बिकॉज एड्स में बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी डाउन हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा हैम्पर या पूरा गिफ्ट रैपर, गिफ्ट पैकेज देता है हमको सारी बीमारियों का. सबसे पहला केस रिपोर्ट हुआ था 1981 में. ओके, और अबाउट 25 इयर्स में, लास्ट 25 इयर्स में वर्ल्ड वाइड फैल चुका. और अबाउट एड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग अबाउट 25 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड. ओके, विच इज अ बिग नंबर. पिछले 25 सालों में ये बहुत प्रेवलेंटली फैला है और एड्स से 25 मिलियन डेथ्स हुई है वर्ल्ड वाइड. एड्स होता है HIV वायरस की वजह से. याद रखिए, HIV इज अ वायरस. HIV इज अ वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. मतलब ये एक ह्यूमन वायरस है जो ह्यूमन सिस्टम के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है, मतलब इम्यूनिटी को कम कर देता है. ओके, HIV वायरस से एड्स हो सकता है. ओके, इफ अ पर्सन इज HIV पॉजिटिव दैट डज नॉट मीन कि उसे एड्स है. आई रिपीट माई सेल्फ, अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है दैट डज नॉट मीन कि उसे एड्स है. एड्स लास्ट स्टेज है HIV इन्फेक्शन का. HIV इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, और एड्स होने में बहुत डिफरेंस है. एड्स एक कंडीशन है. एड्स तभी होता है जब भी बहुत इम्यून सिस्टम के सेल्स कम हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि एड्स हुआ है. ओके, स्प्रेड होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ये एक टाइप का रेट्रो वायरस है. ठीक है, रेट्रो वायरस इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ वायरस जहां पर RNA और प्रोटीन कोट होता है, उसको हम अभी देखेंगे. एड्स होता है HIV से, जो एक रेट्रो वायरस है. रेट्रो वायरस क्या होता है? रेट्रो वायरस इज बेसिकली अ प्रोटीन एनवेलप दैट कवर्स द RNA जीनोम. ये वायरस के पास RNA होता है एज जेनेटिक मटेरियल, और ये RNA के ऊपर प्रोटीन का कवरिंग होता है या प्रोटीन का एनवेलप होता है. HIV का ट्रांसमिशन कैसा होता है? बाय सेक्सुअल कांटेक्ट. ओके, ऑब्वियसली अगर बॉडीली फ्लूइड्स मिलते हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है. ऐसे पर्सन जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है. ठीक है, एक पेशेंट है जिसको ब्लड का जरूरत है और उसको कोई गलत ब्लड आ गया है जिसके पास HIV वायरस है वो ब्लड में, तो वो पेशेंट को HIV हो सकता है. नीडल शेयरिंग, जो इंट्रावीनस ड्रग यूज करते हैं. इंट्रावीनस का मतलब समझो, इंट्रा मतलब इनसाइड, वीनस मतलब वेन्स. वेन्स के अंदर जो इंजेक्शन से ड्रग्स यूज करते हैं. ओके, आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखा होगा कि उन लोग
इंजेक्शन लेते हैं एंड देन अपने आर्म के ऊपर, ठीक है, जहां पर हम से ब्लड निकाला जाता है या ब्लड डोनेशन के टाइम पे जहां पे हम वो निडल इंसर्ट करते हैं वहीं पर इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड दिस ड्रग अब्यूजर्स, ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं वो नीडल शेयर करते हैं। तो अगर सपोज कोई एक पर्सन है जिसको HIV इन्फेक्शन है एंड इज अ ड्रग एडिक्ट, तो उसके साथ जितने भी लोग वो सेम निडल यूज कर रहे हैं सबको वो HIV इन्फेक्शन पास हो सकता है। ओके, मदर टू चाइल्ड हो सकता है। मदर से, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो चाइल्ड भी HIV पॉजिटिव होगा। ओके, थ्रू प्लासेंटा, वो प्लासेंटा से आ सकता है HIV वायरस। ज्यादा प्रोन कौन होते हैं? वो people which are more prone to catching this HIV virus are people who are drug addicts who use intravenous drugs. Okay, जो needle sharing करते हैं they are more prone that they can have HIV infection. फिर ऐसे लोग who have multiple sexual partners. Okay, if a person has multiple sexual partners, if he or she has multiple sexual partners, has unprotected sex, okay, वेरी ऑफन विथ अननोन पीपल, तो देर आर चांसेस है किसी एक को भी अगर HIV इन्फेक्शन है तो उससे सभी लोगों को HIV इन्फेक्शन होगा जिन जिन के साथ वो पर्सन ने सेक्सुअल कांटेक्ट रखा है। उसके बाद पेशेंट्स जिनको ब्लड रिक्वायरमेंट होती है, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं, हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं, ये पेशेंट्स को रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत होता है। आफ्टर अबाउट एवरी 2 months 3 months डिपेंडिंग अपॉन देयर सिवियरिटी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत होता है। तो उनको बार बार ब्लड लेना पड़ता है ब्लड बैंक से, बिकॉज को हर बार ब्लड लेना पड़ता है ब्लड बैंक से, तो दे आर ऑल्सो इन दैट सेंसिटिव एरिया कि उनको भी HIV इन्फेक्शन आ सकता है, बिकॉज दे नीड टू टेक ब्लड फ्रॉम हॉस्पिटल्स अगेन एंड अगेन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये लोग भी ज्यादा प्रोन होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर थैलेसीमिया पेशेंट जो अबाउट 4 से लेकर 12-15 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको टेस्ट किया गया था, उसमें से अबाउट 40% लोग HIV पॉजिटिव थे बिकॉज दे वर हैविंग ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड विच वॉज HIV पॉजिटिव। ओके, इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में हो सकता है। अगर एक मदर को HIV इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली चाइल्ड के पास भी आ सकता है। तो ये सारे जो सेक्शंस होते हैं दे आर मोर प्रोन टू हैविंग दिस HIV इन्फेक्शन। HIV डज नॉट स्प्रेड थ्रू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। किसी HIV पॉजिटिव पर्सन को छूने से, उनसे गले मिलने से, उनका झूठा खाना खाने से HIV नहीं फैलता है, फिजिकल कांटेक्ट से HIV नहीं फैलता है। ओके, बहुत बार क्या होता है, अगर पता चलता है कि किसी को HIV है या कोई किसी पर्सन को एड्स है तो उसपे बहुत फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है, उन्हें जॉब्स नहीं मिलते हैं, पीपल उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। दैट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्लोज कांटेक्ट में रहने से या फिजिकल कांटेक्ट रखने से HIV इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होता है। अनलेस आप वो पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं या नीडल शेयरिंग करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, आपको HIV नहीं होगा। ओके, और ये जो एड्स के जो सिम्टम्स है ना, HIV इन्फेक्शन होने के बाद इसका जो, जिसको हम इंक्यूबेशन टाइम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, टाइम लैग होता है कि सपोज आज अगर इन्फेक्शन से प्रोन हुआ एक पर्सन तो उसके अराउंड 5 या 10 ईयर्स के बाद उसको सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। तो जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक पता भी नहीं होगा कि आज से 5 या 10 ईयर्स पहले तक क्या चीज की वजह से HIV इन्फेक्शन एंटर किया होगा। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऐसे कोई भी एक्टिविटी प्रोटेक्शन के साथ करनी चाहिए। ओके, सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो किसी अननोन पर्सन के साथ, सो यू शुड हैव प्रोटेक्टेड सेक्स। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल ट्रांसफ्यूजन, इंटरवेनस ड्रग्स ऑब्वियसली नहीं करने चाहिए। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो रहा है तो दैट ब्लड शुड बी चेक थरली। तो ऐसे बहुत सारी प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे हमें एड्स ना हो या हमें HIV इन्फेक्शन ना हो। अब हम देखेंगे वायरस किस तरह से एंटर करता है, वायरस किस तरह से, ये जो HIV का वायरस है वो किस तरह से एड्स कॉज करता है। ठीक है, सबसे पहले तो वायरस एंटर करता है मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज बॉडी का वो सेल है जो फैगोसाइटोसिस करता है और जो बाकी सारे एंटीजेंस को किल करता है। मतलब ये जो हमारे बॉडी का मेन हथियार है ये उसी को इन्फेक्ट करता है। वायरस का जो RNA है, वायरस का RNA अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू वायरल DNA। द RNA ऑफ द वायरस कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू वायरल DNA बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो अपने आप को DNA में कन्वर्ट कर देता है बाय द
एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जिसके पास होता है उसी को हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। वो आरएनए से डीएनए बना सकता है, ठीक है। ये अपने अंदर डीएनए नहीं बनाएगा, वायरस खुद के सेल के अंदर या खुद के प्रोटीन एनवेलप के अंदर डीएनए नहीं बनाएगा। खुद के प्रोटीन एनवेलप के पास वो आरएनए के फॉर्म में रहेगा। जैसे ही वो होस्ट के अंदर जाएगा सबसे पहले वो आरएनए से डीएनए बनाएगा। ये डीएनए क्या करेगा, होस्ट सेल के डीएनए में जाएगा, ओके, और होस्ट सेल से अपना वायरल डीएनए बनाएगा। याद रखो ये वायरस बड़ा ही शाना है। ये क्या करता है, ये होस्ट सेल में आता है डीएनए बनकर, ठीक है, और होस्ट सेल से खुद का डीएनए बनवाता है। इट इज लाइक ये वो मेहमान है जो आपके घर में आते हैं और आपके किचन में आपसे ही खुद के लिए खाना बनवाते हैं, ओके। और वो तब तक करते रहेंगे जब तक आपका पूरा का पूरा राशन खत्म ना हो जाए। और जैसे ही राशन खत्म हो जाएगा मतलब पूरा का पूरा सेल का मैकेनिज्म वायरस के हाथ में आ जाएगा, फिर वो जाएगा दूसरे किसी सेल के पास, ओके। वायरस क्या करेंगे, वायरस आरएनए पहले कन्वर्ट होगा वायरस डीएनए में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर ये होस्ट सेल के डीएनए में जाएगा और होस्ट सेल से खुद का डीएनए बनाएगा। होस्ट सेल का डीएनए वायरस के लिए डीएनए बनाएगा, ठीक है। इस तरह से जो माइक्रोफैज है वो छोटे छोटे वायरस पार्टिकल्स बनाते रहेगा, इसलिए माइक्रोफैज एक्ट्स एज अ वायरस फैक्ट्री। वो वायरस बनाने की फैक्ट्री बन जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो वायरस है वो हेल्पर टी सेल को भी अफेक्ट करता है। हेल्पर टी सेल वही था वो 4 टाइप के टी सेल में, ठीक है, जो हेल्प करता है झगड़े में, जो हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल दिया था कि जो 4 टाइप के सेल्स होते हैं, ओके, हेल्पर सेल, सप्रेसर सेल, किलर सेल और मेमोरी सेल। उसमें हेल्पर सेल क्या करता है, हेल्प करता है बाकी सब इम्यून सेल्स को। तो ये वायरस अटैक करता है हेल्पर टी सेल पे और ये हेल्पर टी सेल छोटे छोटे नए नए वायरस बनाते रहते हैं। ये छोटे छोटे नए वायरस दूसरे नए टी सेल, हेल्दी टी सेल को अटैक करेंगे। ये टी सेल को अटैक करते करते हर टी सेल नया नया वायरस बनाने लगेगा और टी सेल का जो नंबर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब भी टी हेल्पर सेल का नंबर एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाएगा तब हम बोलते हैं कि अभी एड्स सेट इन हुआ है। अभी क्या सेट इन हुआ है, एड्स। जब भी वायरस यहां पर एंटर किया था तब वो एंटर किया था एज HIV इन्फेक्शन, ठीक है। जब वो टी सेल का काउंट एकदम ही कम कर देता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम कर देता है, तब हम बोलते हैं कि फुल ब्लोन एड्स सेट इन हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। आरएनए से वायरल डीएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर ये वायरस का डीएनए होस्ट के सेल के डीएनए में जाता है और होस्ट सेल के डीएनए से अपना डीएनए बनवाता है। मैक्रोफेज वायरस फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली वायरस जो है हेल्पर टी सेल को अटैक करेगा। हेल्पर टी सेल छोटे छोटे वायरस बनाएंगे। ये छोटे छोटे वायरस नए टी सेल को अटैक करेंगे जिससे ओवरऑल टी सेल का काउंट कम हो जाएगा और जब एक पर्टिकुलर वैल्यू से टी सेल का नंबर कम हो जाएगा हम बोलते हैं कि फुल ब्लोन एड्स हो चुका है। देखते हैं हम किस तरह से साइकिल है वायरस का इनसाइड द होस्ट, ओके। ये एक वायरस है, इसमें आप जो रेड कलर से देख रहे हो वो उसका आरएनए है और वो जो ब्लू कलर का है दैट इज द प्रोटीन कोट या प्रोटीन एनवेलप। ये वायरस है, ये इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को। यहां से जो हम देख रहे हैं ना, यहां से मैं ये पूरा का पूरा डॉटेड लाइन से मार्क कर देता हूं। दिस एंटायर थिंग दिस इज हैपनिंग इनसाइड द एनिमल सेल। ये जो स्ट्रक्चर है वो एनिमल सेल के अंदर हो रहा है, एक एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट एनिमल सेल के अंदर आने से पहले का स्टोरी है। तो ये वायरस है, रेड कलर का मैंने आरएनए बनाया है, उसके ऊपर प्रोटीन कोट है। ये इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल को। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर पूरा का पूरा वायरस नहीं जाएगा, सिर्फ वायरस का आरएनए जाएगा। वायरस का आरएनए जैसे हमने पढ़ा वो कन्वर्ट होगा वायरल डीएनए में विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करेगा। फिर ये वायरल डीएनए जो है वो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, ओके। न्यूक्लियस में उसके डीएनए में जाएगा, उसके डीएनए पे अफेक्ट करेगा। याद रखिए उसके डीएनए पे अफेक्ट करेगा, ओके। और जैसे मैंने बोला वो होस्ट के डीएनए से अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है। आई रिपीट, वो होस्ट के डीएनए से अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है। तो ये बेचारा हमारा होस्ट सेल ये खुद का काम छोड़ छाड़ कर वो वायरस के लिए नए नए आरएनए प्रोड्यूस करेगा। ये नए नए आरएनए
के ऊपर कवरिंग आएगा, प्रोटीन का कवरिंग, और ये नए आरएनए के ऊपर प्रोटीन का कवरिंग आएगा और नए नए वायरस फॉर्म होंगे। और ये नए नए वायरस वो एनिमल सेल को छोड़कर बाहर आके दूसरे नए सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। फिर नए सेल में इन्फेक्ट करेंगे, सिर्फ वायरल आरएनए अंदर जाएगा, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनेगा थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरल डीएनए अफेक्ट करेगा होस्ट जीनोम को, होस्ट जीनोम प्रोड्यूस करेगा वायरस के लिए आरएनए, वायरस के लिए आरएनए प्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर प्रोटीन कवरिंग आएगा और नया वायरस फॉर्म होगा। ओके, इस तरह से एक होस्ट में वायरस अपना इस तरह से लाइफ साइकिल कैरी ऑन करता है। हमें यहां पर टेक्स्ट बुक में भी दिया है डायग्राम है, डायग्राम के नीचे ना एक नोट लिखा है जिसमें लिखा है कि जो इन्फेक्टेड सेल है, ओके, जब भी वो वायरस के लिए काम कर रहा है, जब वो वायरस के लिए आरएनए बना रहा है, ओके, तभी वो सर्वाइव करता है या तभी वो लिविंग होता है। ये वायरस ना ये सेल को मार नहीं देता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, बाकी जो भी इन्फेक्शन ना वो हमारे सेल को किल करते हैं, ये क्या करता है, हमारे सेल से काम करवाता है, ठीक है। तो हमारा सेल ही उसके लिए काम कर रहा है, ओके। तो सेल किल नहीं होता है, सेल वायरस के तरफ हो जाता है, इसलिए वायरल डिजीज को ट्रीट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो वायरसेस काफी यूनिक है, हमने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वायरस को हम क्लासिफाई तक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से वायरस का साइकिल है इनसाइड द ह्यूमन होस्ट। अब हम देखते हैं क्या होता है जब टी सेल डिक्रीज होते हैं। हमने देखा कि टी सेल पे भी वो अफेक्ट करता है, ठीक है, हेल्पर टी सेल पे अफेक्ट करता है। हेल्पर टी सेल्स नए वायरस बनाएंगे और ये नए वायरस नए टी सेल को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाता है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे अगर टी हेल्पर सेल्स कम हो जाते हैं, ठीक है, ये कुछ बुक्स में लिखा है कि CD4+ सेल्स, ठीक है, CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डोमेन, वो एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स है, वो अगर एक वैल्यू के नीचे आ जाते तब हम बोलते हैं कि एड्स सेट इन हुआ है, ओके। जब ये टी सेल डिक्रीज हो जाता है तब फीवर होता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। फीवर ऐसा आता है कि ठीक ही नहीं होता है, प्लस ड्यू टू डिक्रीज इन इम्यूनिटी, बिकॉज इम्यूनिटी इतनी कम है, जो बाकी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे माइकोबैक्टीरियम से लेप्रेसी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो आपने देखा होगा जिसको यूजुअली एड्स होता है उसको टीबी भी होता है, बिकॉज माइकोबैक्टीरियम इजिली अफेक्ट करता है। आसपास हमारे जो नॉर्मली आसपास फंगस है, वायरसेस है, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा, पैरासाइट्स है, ये आसपास के जो ऑर्गेनिज्म है ना ये अपॉर्चुनिस्टिक है। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब जैसे ही तुम्हारा इम्यूनिटी कम होगा हम आके अटैक करेंगे। यूजुअली हमारा इम्यून सिस्टम इनसे इजिली लड़ लेता है तो हमको ये बीमारियां नहीं होती, बट बिकॉज HIV इन्फेक्शन की वजह से टी सेल का नंबर कम हुआ है, टी सेल का नंबर कम हुआ है तो इम्यूनिटी कम हुआ है, इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये सारे जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया या अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है ना ये आके आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने बोला है पहले कि एड्स जो है वो एक हैम्पर है, वो जैसे कॉफी विद करण में हैम्पर मिलता है ना खुशियों का, वैसे ये हैम्पर ऑफ डिजीजेज है। आपका इम्यून सिस्टम ही खराब है तो आप पे सब हमला करेंगे। जैसे हमने पहले भी बोला है, हम इम्यून सिस्टम को बोलते हैं हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी आर्मी है ये। अगर आर्मी कमजोर हो जाएंगी तो हर डायरेक्शन से, एवरी बाउंड्री से हर कोई कंट्री आके हम पे अटैक करेगी। उसी तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास ही हम पे अटैक करेंगे और हमको इम्यूनो डेफिशिएंट बना देंगे। सो वी बिकम वेरी मच प्रोन टू ऑल द इन्फेक्शंस अवेलेबल। तो जितना भी डिजीज है आसपास अवेलेबल है, सर्दी खांसी होगा, बुखार होगा, ठीक है, जो भी टीबी होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, वायरस इन्फेक्शन होगा। टॉक्सोप्लाज्मा इज बेसिकली बैक्टीरियल पैरासाइट है, ओके। ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, इसमें हेडेक होता है, फटीग होता है, फीवर होता है। ये यूजुअली कंटेमिनेटेड फूड से आता है, फीको ओरल रूट से आते हैं, ठीक है। ये भी काफी कॉमन है इंडिया में टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। ये पैरासाइट्स होते हैं इंटेस्टाइन में रहने वाले। तो ये सारी की सारी बीमारियां आ सकती है अगर इम्यून सिस्टम डाउन है। तो इम्यून सिस्टम डाउन है तो जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, याद रखना ये वर्ड, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स, दे कम एंड अटैक अस और हमारा पूरा का पूरा हमें सारी डिजीज हो जाती है। और एड्स में होता ही है बिकॉज हमारे पास इम्यून सिस्टम बचा ही नहीं है, तो आपको एंटीबायोटिक ज्यादा लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक ज्यादा लेनी पड़ती है, उससे साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं तो और बाकी सारी चीजें होती है, तो उसको कम करने के लिए हमें और ड्रग्स लेने पड़ते हैं। तो ऑल द टाइम व्हाट यू डू इज यू जस्ट टेक ड्रग्स और तुम्हारा बॉडी रिकवर नहीं करता है। तो बेसिकली जो एक बीमारी हुआ है वो हुआ ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा, ओके। ये चेक करने के लिए टेस्ट होता है जिसको हम अलाइसा बोलते हैं।
जैसे टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट था जो आपको याद रखना है, एड्स के लिए है अलाइसा टेस्ट। अलाइसा स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक बेसिकली ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ सीरीज है, ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ टेस्ट है। क्या करना है इसमें, इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन देखते हैं। वो वायरस के एंटीबॉडीज बने हैं हमारे बॉडी में या वायरस के अगेंस्ट जो स्ट्रक्चर्स वो बने हैं उसको टेस्ट करते हैं। अगर वायरस के अगेंस्ट वाले स्ट्रक्चर्स आते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ये HIV पॉजिटिव है, ये पर्सन HIV पॉजिटिव है। तो वो चेक करने के लिए द टेस्ट विच इज यूज्ड दैट इज अलाइसा। सो अलाइसा इज द टेस्ट जिससे हमें पता चलता है कि HIV है या नहीं। ओके, एड्स कब सेट इन होता है, अगर CD4+ सेल का नंबर 200 से कम होता है तब हम बोलते हैं कि एड्स सेट इन हुआ है। CD4 स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डोमेन, वो एक टाइप ऑफ टी हेल्पर सेल आप बोल सकते हो। उसका नंबर अगर 200 से कम हुआ तो हम बोलते हैं कि एड्स सेट इन हुआ है। अब हम देखते हैं एड्स को प्रिवेंट कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली हम प्रिवेंट ही कर सकते हैं बिकॉज एड्स का कोई क्योर तो है नहीं, ऑल्दो इसके लिए बहुत सारे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है, ठीक है, जो पार्शियली अफेक्टिव है। पार्शियली अफेक्टिव मतलब ये आपको जो सिम्टम्स है, जो सिंड्रोम है आपको, ठीक है, जैसे आपको जो डिजीज है उसके अगेंस्ट आपको ठीक कर देंगे, बट आपका CD4+ का काउंट या टी हेल्पर सेल्स का नंबर नहीं बढ़ सकता, तो आपको वो हमेशा ड्रग्स लेने पड़ेंगे। बेसिकली डेथ होगा ही, बट जो डेथ का प्रोलॉन्गिटी है, मतलब तुम्हारा लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स, तो ये आपके डेथ को थोड़ा डिले कर देगा। ओके, तो इसको कैसे बचाना है, एक तो फर्स्टली ये स्प्रेड कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज करना है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखना है सेफ है या नहीं। मदर को है तो चाइल्ड को नहीं होना चाहिए, बट मदर को है ये कैसे मालूम पड़ेगा, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। बेसिकली इसका जो स्प्रेड है वो होगा पुअर मॉनिटरिंग से ही, या तो पुअर मॉनिटरिंग हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, या तो मदर को चेक नहीं किया गया और चाइल्ड में HIV आ गया, तो ये सारे पुअर मॉनिटरिंग से HIV स्प्रेड हो सकता है। इग्नोरेंस बहुत है, ठीक है, जैसे आपके बुक में लिखा है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत इग्नोरेंट है, लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। ओके, ऑल्दो ये कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी है भी कि आपको HIV टेस्ट कराना होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स को, ओके, सो दैट अगर उनको HIV है तो उनके चाइल्ड को ना हो, बिकॉज हमारे पास कोई क्योर नहीं, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और फैलने से। इंडिया में कमेटी है, हमारे कंट्री में कमेटी है जिसका नाम है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, NACO अलॉन्ग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ NGOs इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, ठीक है। उसका सिंबल भी यहां पर मैंने बनाया है। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर हम एड्स के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीज, ठीक है। हम सेक्स जैसे ही आता है हम टैबू मोड में चले जाते हैं और हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अलावा ब्लड से भी फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है। जैसे मैंने आपको बोला पहले भी कि बहुत सारे छोटे बच्चों को जिनको थैलेसीमिया है, जिनको बार बार विदिन 3 to 4 months ब्लड लेने की जरूरत पड़ती है, उनको भी HIV पॉजिटिव आया। सो दैट इज वेरी बैड बिकॉज अभी उनको HIV आया है, पीपल सोशली आइसोलेट देम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चिल्ड्रन, तो उनपे बहुत साइकोलॉजिकली बहुत ट्रॉमा हो जाता है बिकॉज उनसे कोई बात नहीं करता है। ओके, एंड द ओनली प्रॉब्लम दे हैव इज बिकॉज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज ऑफ किसी और के पुअर मॉनिटरिंग की वजह से उनको HIV आ चुका है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स में। NACO और बहुत सारे NGOs ने मिलकर सेफ ब्लड बैंक्स बनाए हैं। डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करने हैं हमें, ठीक है। सिरिंजेस यूजुअली इंटीरियर रिमोट एरियाज में क्या होते थे, सिरिंजेस को बॉईल करके यूज किया जाता था, बट हमेशा स्टेरिलाइजेशन बॉइलिंग से नहीं होता। वहां पर वायरस आपको पता है बहुत छोटा होता है, तो वायरस स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करने चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। सेफ सेक्स प्रमोट करना है, ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करना है। जो लोग ड्रग एडिक्ट्स है, ठीक है, जो लोग ड्रग के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उनको न्यू सिरिंजेस दिए जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज में। वहां पर सेंटर्स होते हैं जहां पर उनको लीगली गवर्नमेंट या NGOs ड्रग प्रोवाइड करते हैं, सिरिंजेस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उनमें HIV ना हो, बिकॉज उनसे HIV बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक आ सकता है। ओके,
बिकॉज दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल सेक्सुअली एक्टिव है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर चेकअप के लिए जाए। यू शुड हैव सेफ सेक्स, यूज ऑफ कॉन्डम्स। ये हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी देखा था कि कॉन्डम्स अकेले ऐसे बैरियर मेथड्स है जो आपको एसटीडी से भी बचाते हैं, एड्स से भी बचाते हैं, और वो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज होते हैं। तो वो विन विन सिचुएशन है यूज ऑफ कॉन्डम्स। ओके, देन जब भी एड्स या एचआईवी का बात होता है, बिकॉज इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सोसाइटी में ये टॉपिक को शन कर दिया जाता है। अनलेस सोसाइटी इसको एज अ प्रॉब्लम डील नहीं करेगा, इसको नॉर्मल बीमारी की तरह बात नहीं करेगा, ओके, रेगुलर चेकअप के बारे में बात नहीं होगी, इसके बारे में अगर आपको बताया नहीं जाएगा तो ये हमेशा अंडर द ब्लैंकेट ही रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन जनरल एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्स इज कंसिडर्ड टू बी टैबू, जबकि वो उतना ही मेडिकल और उतना ही हेल्थ रिलेटेड है जितने बाकी सारे आपके प्रॉब्लम्स है। ओके, हम इसको टैकल कर सकते हैं प्रॉपर एजुकेशन से, प्रॉपर अवेयरनेस से, और हम इसके स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी जिनको हो चुका है, ओके, दे कैन नॉट बी क्योर्ड बिकॉज इसके लिए हमारे पास क्योर नहीं है, बट दिस कैन बी प्रिवेंटेड, राइट। तो हम सब लोग मिलकर वी कैन जस्ट ब्रेक द टैबू, हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। वी कैन मेक पीपल अवेयर, स्पेशली पीपल ऑफ योर एज ग्रुप, जो आप अभी पढ़ रहे हो, आप 12th में हो या 11th में हो या आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, अगर आप ये देख रहे हो, आप वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि क्या एग्जैक्टली हमें करना है, आप किससे बच सकते हैं और आपके वजह से किस से आप बचा सकते हैं। ओके, एड्स के लिए ना, एचआईवी के लिए ट्रीटमेंट भी है जिसको हम HAART बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे बुक्स में दिया गया है। HAART, दैट इज हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके, तो ये थेरेपी में बेसिकली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दिए जाते हैं और उससे एचआईवी इन्फेक्शन को कम किया जाता है। ओके, आई होप आपको एड्स वाला टॉपिक समझा होगा। इस वीडियो के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट फॉर एचआईवी? एचआईवी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आपको वो टेस्ट का नाम बताना है। विच इज द एंजाइम प्रेजेंट इन एचआईवी? एचआईवी वायरस में कौन सा एंजाइम है? ओके, इसके लिए हिंट दे देता हूं, ये एंजाइम वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करता है, और आपको बताना है वर्ल्ड एड्स डे कब है। ये तीनों के तीनों आंसर आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो और हम इसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर योर टाइम।